ऑल राइट, एक बार रिवाइज करेंगे. यस. Its cavity is known as cerebral aqueduct, which connect the third ventricle with fourth ventricle. It forms the uppermost part of brainstem. ये diagrams. Now subdivisions. The part which is posterior to the aqueduct is called as tectum. Anterior part is divided in two halves. Each half anterior to the aqueduct is called as cerebral peduncle. Each peduncle is subdivided into crus cerebri anteriorly, substantia nigra in middle and tegmentum posterior. यहाँ तक हमने देखा था और फिर ये डायग्राम भी हमने देखी थी. हाँ, रीड करो. एंड the lateral aspect of the midbrain, superior colliculus, gray matter is connected to the lateral geniculate body. Inferior colliculus, gray matter is connected to the medial geniculate body. Full stop. तो सुपीरियर कॉलिक्यूलस और इंफीरियर कॉलिक्यूलस का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिलता है. इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रे मैटर, इतना समझ लो, है ना. और जहां पर भी ग्रे मैटर होता है वहां पर वो कुछ न्यूक्लियस मीन्स थोड़ा सा, अगर उसका बड़ा मीनिंग देखा जाए तो इट रिसीव्स सम ट्रैक्ट्स और इट कैन सेंड सम ट्रैक्ट्स. तो वो ग्रे मैटर का काम करेंगे. यहाँ पे ग्रे मैटर, सुपीरियर कॉलिक्यूलस एंड इंफीरियर कॉलिक्यूलस, और डायग्राम में भी वो ऐसे दिखेगा. फिर पोस्टीरियरली ग्रे मैटर, दो सेक्शंस रहेंगे उसके. यस, इंटरनल स्ट्रक्चर. फुल स्टॉप. अब एक समझ लो कि दो ट्रांसफर सेक्शन आपको लेने हैं. जैसे एक सेक्शन मैंने कल आपको लेके बताया था. कल का सेक्शन था हमारे पास, मिट गया. ठीक है. Superior colliculus and inferior colliculus. हाँ बेटा, अब देखो तुम रुक रहे हो ना वहां पे टेबल के पास, मम्मी को अंदर जाने दो. ठीक है. तो एक्विडक्ट प्लीज बात ना करें, फिर मैं इंसल्ट करूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि फिर मेरी लैंग्वेज बहुत खराब है.
तो सुपीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस, इसके दो पार्ट्स और बीच में एक्विडक्ट यहाँ पे हमने दिखाया था। आप थोड़ा आगे आके बैठो, तो मैं आपसे कंफर्टेबली बात तो कर सकता हूँ। ये गर्ल्स क्या है, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड नहीं करते ठीक से, उनको अपना अपना ये सुधरता नहीं है हमको। तो ऐसे पीछे से हमने उसको सुपीरियर कॉलिकुलस और इंफीरियर कॉलिकुलस दिखाया। और फिर उसके एंटीरियरली पेडंकल्स। होता क्या है कि टॉपिक पढ़ाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो उतना सामने वाले की तरफ से रिक्वायरमेंट देखना चाहिए। टॉपिक जो है वो सिर्फ रीड करके भी पढ़ाया जा सकता है, और उसके लिए इतना हाथ पैरों से मेहनत भी ली जा सकती है, तो वो दोनों भी टाइप है उसमें। तो लगभग ऐसा वो सामने की तरफ से दिखेगा, ऐसा सेक्शन हमने लिया था कल। तो सेक्शन एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस, पहले वो इंफीरियर सेक्शन लेंगे ना। यस मॅडम, तुम्ही डिस्टर्ब नका करत जाऊ मला। हाँ, हेलो, वो गेट को खुला ही छोड़ो, वो बखेड़ा मत रखो उसको। मेरे शार्दुल को खड़ा किया है उधर। बस 15 मिनट लोग बाहर खड़ा रहेंगे, हर 15 मिनट के बाद गेट खुलेगा। समझे ना? अभी जैसे अभी आए ना, ये इनको बाहर खड़ा करो अभी। इनको इनको 6:45 अंदर भेजना, अभी अभी अंदर नहीं भेजना इनको। हाँ। तो सेक्शन एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस में फिर वो उसका इंफीरियर कॉलिकुलस मिलेगा आपको, और ऐसा बीच में एक्विडक्ट भी मिलेगा, है ना? ऐसे। तो ये सेक्शन फिर डायग्राम में ऐसा दिखेगा आपको, ऐसे। अगर उसको आपने रीड कर लिया,
तो फिर क्रस सेरेब्राई, सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड लेमनिस्काई। जो 4 लेमनिस्काई हमने बताए थे, मीडियल लेमनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस, स्पाइनल लेमनिस्कस और लैटरल लेमनिस्कस, तो वो सेम कोरिलेट करेंगे, है ना, आपके पॉन्स के साथ। जैसे अभी पॉन्स का सेक्शन जहाँ से लिया था आपने, तो पॉन्स के सेक्शन से ही ऊपर जा रहे थे ना वो, वर्टिकल डायग्राम के हिसाब से। अभी आप यहीं पे हो ना, पॉन्स के पास। ये आपका पॉन्स है और ये आपका मेडुला है और ये मिड ब्रेन है। ऐसा भी समझ सकते हो आप। तो इसको मैं कट करूं तो मिड ब्रेन का कुछ पार्ट पोस्टीरियरली है, कुछ पार्ट एंटीरियरली है। ऐसा ही था ना। और ये आने वाले एक्विडक्ट है और यहाँ पे 4th वेंट्रिकल है। तो ध्यान से समझना होगा कि 4 लेमनिस का है। ये अपर सेक्शन को मैंने बोला था सेक्शन ऑफ लेमनिस का है। अब इसको यहां से ऊपर जाने का रास्ता ये है। ऊपर जाने वाले फाइबर्स है ना लेमनिस का में, सेंसरी फाइबर्स है ना वो, और जाना तो उसको सेरेब्रम तक है। तो वो 4 लेमनिस का फिर से सेक्शन एट द लेवल ऑफ लोअर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन में भी आएगा। मिड ब्रेन के 2 सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन एट द लेवल ऑफ अपर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन एंड सेक्शन एट द लेवल ऑफ लोअर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। ये स्टेप समझा आपको? अच्छा। और दूसरा क्या हुआ था कि सेरेब्रम की तरफ से जो फाइबर्स नीचे उतर के आए थे पॉन्स की तरफ, इंपॉर्टेंट पाथवे कॉर्टिको पॉन्टो सेरेबेलर, तो उसका आने का रास्ता मिड ब्रेन ही था ना। तो एंटीरियर पार्ट में वहां पे मिलेगा आपको फ्रंटो पोन्टाइन फाइबर्स, कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स, टेम्पोरो पोन्टाइन फाइबर्स। तो ये 2-3 नाम बीडीसी ने आपको क्या एग्जांपल से दिया है। एक्चुअल सर ने जो आपको समझाया कि भाई इसमें सभी रहते हैं, फ्रंटल पार्ट से आने वाले भी रहते हैं, टेम्पोरल पार्ट से आने वाले भी रहते हैं, पैराइटल पार्ट से आने वाले भी रहते हैं, ऑक्सीपिटल पार्ट से आने वाले भी रहते हैं। ये क्लियर हुआ? ओके। तो वो पॉन्स के एंटीरियर पार्ट में थे, तो मिड ब्रेन के भी एंटीरियर पार्ट में आएंगे ना फिर। इसके लिए वो यहाँ पे दिख रहा है आपको क्रस सेरेब्रम में सेक्शन में। ये स्टेप समझा आपको? अब मिड ब्रेन का पोस्टीरियर पर, मतलब उसका जो पेडंकल है उसका, उसमें इट कंटिन्यूज विद द टेगमेंटम ऑफ पॉन्स, क्योंकि पॉन्स के लिए उसका वो पोस्टीरियर पार्ट है। तो पोस्टीरियर पार्ट में आपको वो 4 दिख रहे हैं लेमनिस का, ऐसा। और पार्ट बिहाइंड द एक्विडक्ट की तो कोई बात ही नहीं है, उसको पिंक कलर में दिखाया गया है आपको। तो इट इज अ मास ऑफ ग्रे मैटर, सिंपल। अब एज यूजुअल हर सेक्शन में कुछ न्यूक्लियस देखते हो आप, इंपॉर्टेंट। नीचे से ऊपर आप जा रहे हो तो पॉन्स के लेवल पे आपका 8, 7, 6 और 5 ये हो गया ना। अभी क्रैनियल नर्व नंबर 4 एंड 3 बाकी है, तो नंबर 4 है ट्रॉक्लियर। बराबर है ना? 4th क्रैनियल नर्व इज ट्रॉक्लियर। नहीं पता हो तो लिख डालो फिर से। इंसान को पता होता है
लेकिन टाइम पे पता नहीं होता है, बस दैट इज द प्रॉब्लम ओनली। ऑन ऑकेजन ऑफ टी टाइम लिखो। ऑन ऑकेजन ऑफ टी टाइम लिखो पूरा फटाफट। हर एक का पहला अल्फाबेट कैपिटल रहेगा। ऑन ऑकेजन ऑफ टी टाइम, क्योंकि जब भी मैं नारू का नाम ले रहा हूँ कोई भी कॉन्फिडेंटली मुझे उसका नंबर नहीं बता पा रहा आपकी बैच में। ये बड़ा पागलपन है। फटाफट सामने आना चाहिए। फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, सेवंथ क्या है। ऑन ऑकेजन ऑफ टी टाइम अट्रैक्टिव फेसेस आर गुड विजिटर्स। एंड हैप्पी। कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर सीधी लाइन में उसका वो पहला पहला अल्फाबेट लिखोगे आप। ओ ओ ओ टी टी। आगे पता है आपको? अब इसके बाद हमेशा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसको रट लो अच्छी तरह से। अट्रैक्टिव फेसेस ए एफ, आर गुड ए जी, विजिटर्स वी ए, एंड का ए, एच का हैप्पी। सीधी लाइन में लिखो इसको। अब सीधी लाइन में लिखा, हर एक के आगे डैश करके उस नर का नाम लिखो। ओ ओ ओ ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी ऑक्यूलोमोटर ओ ओ ओ ट्रॉक्लियर टी। 4 नंबर इधर से नंबर देना चालू करो, 1 2 3 4। ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी ऑक्यूलोमोटर ट्रॉक्लियर, ट्रॉक्लियर 4 नंबर पे आती है। ट्राइजेमिनल टी टी, टी टाइम। नंबर 6 ए अट्रैक्टिव एब्डुसेंट, एफ फेसेस फेशियल नर्व, आर, आर का मतलब होता है एकॉस्टिक, स्टैटो एकॉस्टिक नर्व। वेस्टिबुलोकॉक्लियर को उधर एकॉस्टिक के नाम से हमने लिए है। गुड विजिटर्स जी फॉर ग्लॉसोफैरिंजियल। V for Vegas, A for accessory and H for hypoglossal। इतना सिंपल है। इसके बाद कभी सरप्राइज नहीं होना किसी नंबर का नाम लेने को, फटाक से उसका नंबर बोलना मेरे को। तो हमारा ये सेंटेंस चल रहा था कि भाई कौन के लेवल तक हम लोग आए। हमने 8 7 6 5 किया, तो फोर्थ कौन सा होगा? हाँ, ये पहले आना चाहिए था। तो वो बराबर आपको लोअर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन पे मिल रहा है न्यूक्लियस, तो उसको वैसे याद रख रहे हैं हम। और एक का नाम सर ने लिया था कि ये सारे सेक्शन में आएगा, दैट इज ट्राइजेमिनल। तो उसके बारे में कोई सरप्राइज हमको नहीं होता है। और डेकसेशन ऑफ सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो इसका कोई टेंशन मत लो। और फिर सेक्शन को एक्सप्लेन करना होता है आपको हमेशा की तरह। ग्रे मैटर, द सेंट्रल ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ट्रॉक्लियर नर्व एंड मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। मेसेनसेफेलिक लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेसेनसेफेलॉन मींस मिड ब्रेन, सिंपल है।
अब ग्रे मैटर के फॉर्म में इंफीरियर कॉलिक्यूलस भी है, इंफीरियर कॉलिक्यूलस को भी आपने ग्रे मैटर बोला है। तो अगर ग्रे मैटर है तो कुछ ना कुछ करेगा, तो इट रिसीव्स द एफरेंट फ्रॉम द लैटरल लेमनिस्कस। मतलब लैटरल लेमनिस्कस नाम का जो स्पाइनल ट्रैक्ट आ रहा था, सेंसरी ट्रैक्ट, उसका आखिरी स्टेशन है आपका इंफीरियर कॉलिक्यूलस। अब इसके ऊपर के सेक्शन में वो नहीं देखेगा क्योंकि उसका न्यूक्लियस उसको मिल गया। और ग्रे मैटर के फॉर्म में आपने क्या बोला था? सबस्टेंशिया नाइग्रा मेड अप ऑफ डीपली पिगमेंटेड नर्व सेल्स। फिर आता है व्हाइट मैटर, एंटीरियरली आने वाली पिरामिडल ट्रैक्ट, फिर फ्रंटोपोंटाइन, टेम्प्रोपोंटाइन, ऑक्सीपिटोपोंटाइन फाइबर्स। The tegmentum contains medial lemniscus, spinal lemniscus, trigeminal lemniscus, and lateral lemniscus. Decussation of superior cerebellar peduncle, medial longitudinal bundle, tectospinal and rubrospinal tract, and fibers of the trochlear nerve. ये यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, इसके ऊपर फोकस करो। टेक्टोस्पाइनल एंड रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। वैसे ही आज के इसमें अगर ये मिड ब्रेन है, सपोज ये उसका एंटीरियर पार्ट और ये पोस्टीरियर पार्ट मान लेते हैं ऐसा, बी शेप, सुपीरियर कॉलिक्यूलस, इंफीरियर कॉलिक्यूलस। ये पूरे पार्ट को आपने बोला था टेक्टम, बराबर। इसके लिए यहां से एक ट्रैक निकलती है। अच्छा, ये कॉलिक्यूलस भी पूरा ग्रे मैटर का ही है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ग्रे मैटर है तो कुछ ना कुछ करेगा। तो यहां से एक ट्रैक निकलती है और वो ट्रैक नीचे जाती है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, बल्कि सामने से जाती है ऐसे। और यहां से एक दूसरी ट्रैक निकलती है, दो ट्रैक्स। दिस इज रेड न्यूक्लियस। तो आर फॉर रेड न्यूक्लियस एंड आर फॉर रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। ऐसे आप याद रखो। और टेक्टम से तो सीधा आ रही है, तो टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट। अब होता ऐसा है कि अगर मैं यहां से सेक्शन लूं तब भी मुझे ये दो ट्रैक मिलेगी लोअर पार्ट से, और अगर मैं यहां से सेक्शन लूं तब भी वो मिलेगी। तब तो न्यूक्लियस के साथ मिलेगी, अपर पार्ट में उसके न्यूक्लियस भी मिलनी चाहिए। ऐसा वो लॉजिक है ना। लेक्चर में लॉजिक समझ लो, बाद में आपको पढ़ना तो है ही, ऐसा है। तो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, और एक न्यूक्लियस आपने देखा था ट्रॉक्लियर नर्व का। ये ट्रॉक्लियर नर्व का न्यूक्लियस, तो वहां से निकलने वाले नर्व फाइबर्स को उसने व्हाइट मैटर में लिया है, क्योंकि फाइबर्स जो होते हैं वो व्हाइट मैटर में होते हैं, न्यूक्लियस जो होता है वो ग्रे मैटर में होता है। तो ये लॉजिक है। फिर मैं 2 मिनट आपको दे रहा हूँ
कि क्या क्या हुआ मिड ब्रेन के लेवल पे, उसको एक बार समझो। वो सेक्शन वैसा क्यों आया, चड्डी के जैसा क्यों दिख रहा है, ये सब सर ने कल भी समझाया, आज भी समझाया। ये डेक सेशन को छोड़ दो, अभी इतना समय नहीं है समझने का, तो माइन्यूट। तो बाद में ये डायग्राम का प्रैक्टिस करना और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखना, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर। देन टीएस ऑफ मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस, है ना। इसमें छोटे छोटे 5-5 मार्क के शॉर्ट नोट बनते ही है, और अमूमन एक सेक्शन तो पूछते ही है कौन से। तो अब नंबर 4 की थी ट्रॉक्लियर, नंबर 3 की थी ऑक्यूलोमोटर, ओ ओ ओ, है ना। तो नंबर 3 की थी ऑक्यूलोमोटर। तो सेक्शन एट द लेवल ऑफ अपर पार्ट और सुपीरियर कॉलिकुलस लेवल पे न्यूक्लियस ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व आ जाता है। और ट्राइजेमिनल जो कि कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा। और सर ने बोला है कि सुपीरियर कॉलिकुलस इंफीरियर कॉलिकुलस ये भी ग्रे मैटर के मास है, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो इट रिसीव्स द इम्पल्सेस फ्रॉम द रेटिना एंड वेरियस अदर सेंटर्स एंड गिव्स इफरेंस टू द स्पाइनल कॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट। जैसे सर ने वो सुपीरियर कॉलिकुलस से निकल के दिखाया आपको, क्योंकि सुपीरियर कॉलिकुलस है तो उसका पार्ट, टेक्टम का पार्ट है, तो ग्रे मैटर का मास, तो हरकत करता है ग्रे मैटर। वहां पे या तो ट्रैक आती है, स्टेशन बनता है, या तो वहां से ट्रैक जाती है ना। स्टेशन पे जैसे ट्रेन आती है या जाती है ऐसा, तो हरकत करेगा ना वो। तो क्या हरकत करेगा, उसके नाम से टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। प्रीटेक्टल न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पाथवे फॉर द लाइट रिफ्लेक्स एंड कॉन्सेंजुअल रिफ्लेक्स। रेड न्यूक्लियस जैसे अभी सर ने दिखाया था ऊपर, it receives impulses from the superior cerebellar peduncle, globus pallidus, subthalamic nucleus and cerebral cortex, and gives efferents to the spinal cord in the form of rubrospinal tract. आप इतना याद रखो सर, बाकी सब छोड़ दो। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब कुल मिला के कहानी उसकी ऐसे बन जाती है। अब पहले तो आपको आउटलाइन सेम दिखेगा, वो चड्डी के जैसा, क्योंकि कॉलिकुलस है, सुपीरियर कॉलिकुलस हो इंफीरियर कॉलिकुलस हो, कट सेक्शन। इसके लिए कल हमने उसको टाइम दिया था भाई। सामने क्रस सेरेब्रा वैसे आएगा, सबस्टेंशिया नाइग्रा होगा, एक्विडक्ट होंगी, उसके पीछे टेक्टम होगा, तो टेक्टम के फॉर्म में यहाँ पे सुपीरियर कॉलिकुलस होगा, सुपीरियर कॉलिकुलस वाला टेक्टम, इतना इतनी लेवल तक आप उसको देख रहे हो। और सुपीरियर कॉलिकुलस भी ग्रे मैटर का मास है, ये भी आप देख रहे हो। फिर एक्विडक्ट के आजू बाजू में हमेशा सेंट्रल ग्रे मैटर होता है, तो वहां पे आप वो नर्व का न्यूक्लियस एक्सपेक्ट कर रहे हो जो कि ऑक्यूलोमोटर आपका नंबर जिसका आया है अभी, क्योंकि नीचे आपका 4 नंबर आया था, तो अभी आपका 3 नंबर आया है। तो ये एक सुंदर सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, और वो आप लिख रहे हो जो कि कॉमन है ट्राइजेम में, तो उसका कोई टेंशन नहीं आपको। तो नया क्या मिला आपको, रेड न्यूक्लियस, एक चीज। दूसरा वेंट्रल टेगमेंटल डेकोसेशन, क्योंकि यहां से यहां तक का पार्ट टेगमेंटम है, बिहाइंड द सबस्टेंशिया नाइग्रा देयर इज अ टेगमेंटम। तो वेंट्रल टेगमेंटल डेकोसेशन ऑफ रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये बात आपको समझनी होगी। और डॉर्सल टेगमेंटल डेकोसेशन ऑफ नहीं नहीं, इसका टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। दो डेकोसेशन यहाँ पे आते हैं, जैसे हर सेक्शन में कुछ तो भी सुंदरता होती है, तो दो टाइप के डेकोसेशन यहाँ पे हो रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो।
वो रजिस्टर दिखाओ तो। सेक्शन है ना उसका भी, वो आपको ऐसे ही वेंट्रल डॉर्सल में, मतलब सिर्फ अपर सेक्शन अगर मैं इमेजिन करूं तो उसकी बात कर रहा हूं। अपर सेक्शन का इतना स्पेस है सपोज, ठीक है, और ये ऐसा है, बराबर है ना, और उसमें ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ऐसा है। ओके, तो इसको आप वेंट्रल बोलेंगे, फिर इसको डॉर्सल बोलेंगे। अब ये डायग्राम आपको ऐसे करके दिखाई जा रही है, खड़ी करके, तो इसमें वेंट्रल, हाँ, डॉर्सल इधर है। ओके, तो अब क्या है कि रेड न्यूक्लियस को ऐसे ड्रॉ करना है, और अब तक आपको ये पता चल गया कि नर्वस सिस्टम में क्या है कि सारे, एक टेंडेंसी है कि फाइबर क्रॉस हो जाते हैं, उसको डेकोसेशन बोलते हैं। अब ये जो डिसेंडिंग ट्रैक निकलती तो निकलते ही क्रॉस हो गई, तो उसका रेड न्यूक्लियस वहां पे था शुरू, पहला स्टेशन अभी शुरू भी वहां पे हुआ था, नाम भी रूब्रोस्पाइनल था। तो डेकोसेशन को दिखाने के लिए फिर बीडीसी ने सोचा कि इसको कैसे दिखाया। अभी कई बार उन्होंने वो अपना ही लॉजिक वहां पे लगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि रेड न्यूक्लियस अपने आप में ऊपर बड़ा दिख रहा है, और वेंट्रल टेगमेंटल डेकोसेशन जो है वो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट का है। तो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो रेड न्यूक्लियस से कनेक्टेड दिखानी चाहिए थी। अब नया बच्चा क्या समझेगा, एक न्यूक्लियस अलग और बीच बीच में एक्स 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 कर रहे हो आप, तो एक्चुअल डेकोसेशन वहीं से शुरू हुआ है ना, वो उसी का न्यूक्लियस है, वो रेड न्यूक्लियस। और बच्चा और कंफ्यूज हो जाता है जब उसको वेंट्रल टेगमेंटल डेकोसेशन और डॉर्सल दो दो डेकोसेशन दिखाते हो आप, और वहां ब्रैकेट में लिखते भी नहीं हो कि ये टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट का डेकोसेशन है। तो ये दूसरी जो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट है उसका भी डेकोसेशन है। अब ये ऐसे डायग्राम में ये पीछे चले जाता है, इसके लिए डॉर्सल, और उसका भी डेकोसेशन है। मतलब शुरू होते ही वो ट्रैक्ट भी राइट न्यूक्लियस लेफ्ट साइड में ट्रैक लेके जाता है, लेफ्ट न्यूक्लियस राइट साइड में ट्रैक लेके आता है। अब उनको लगा कि ये दिखाए कैसे, उनका भी सही है कि भाई डायग्राम खराब हो जाएगी सब, लेकिन एक्चुअल मीनिंग उसका ऐसा है। अब क्यों वेंट्रल बोला और वेंट्रली रूब्रोस्पाइनली क्यों आती है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिलता है। और दूसरा भी है कि टेक्टम पीछे है ना, थोड़ा कॉमन सेंस अगर हम यूज करें, थोड़ा शांति से समझे ना, इसके लिए कितना भी क्रैश बैच हो रही, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वो शांति से समझना पड़ता है। टेक्टम पीछे है ना, तो डॉर्सल टेगमेंटल डेकोसेशन किसका रहेगा, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट का रहेगा ना, ऐसा है। ये समझने के लिए तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है बच्चे को, तो उसको कंफ्यूजन नहीं होना होगा फिर कि रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट बोलूं कि टेक्टोस्पाइनल बोलूं। वो ऑलवेज पीछे रहेगा, मतलब वो जो डॉर्सल लिखा है दैट इज ऑफ टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, दूसरा कुछ नहीं। दोनों भी डिसेंडिंग ट्रैक्ट है। ये ऐसे भी आप डायग्राम अलग से ड्रॉ कर सकते हो छोटे छोटे। ये बंधन नहीं है आपको कि बस दुनिया में एक ही बुक है बीडीसी और वो वैसे ही आप डायग्राम करो। वो डायग्राम वैसे तैयार हुई, वो भी हमारे जैसे टीचर थे, तो वो उनका एक लॉजिक है, ऐसा आहे. समजलं ना आता हे. मला असं वाटलं की आता असं कसं दाखवणार बाबा, असं कट करून, तर मग डॉर्सल आणि व्हेंट्रल, मग ते असं झालंय. फिर भी 2 मिनट देता हूँ, अपने ब्रेन को ये बताओ कि यहाँ पे खास खास क्या क्या हुआ, कौन नया मेंबर ऐड हुआ वहां पे, ऐसा है. न्यूक्लियस तो है ही आपका अक्यूलोमोटार, तो 2 ट्रैक्ट का जन्म हुआ मेरे हिसाब से, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड टेक्टोस्पाइनल, और उनका डेकोसेशन भी हुआ जन्म। ये 2 खास बातें हुई। बाकी वो लेमनिस्का वगैरह तो नीचे से ही आ रहे हैं, सब्सटेंशियल नागरा पहले भी था, क्रस सेरेब्रा पहले भी था। फिर भी सोच लो 2 मिनट, कोई डिफिकल्टी रही तो पूछो मेरे को।
blood supply posterior cerebellar artery. Applied importance: obstruction of third ventricle by brain tumors causes raised intracranial pressure in adults and hydrocephalus in children. Tumors in the lower part of third ventricle gives hypothalamic symptoms. Ventriculography to find out the site of obstruction. Argyll-Robertson reflex lesion to pretectal nucleus. Person can see near object but light constrictor reflex is lost. Argyll-Robertson में लाइट रिफ्लेक्स लॉस्ट हो जाता है बिकॉज उसके जो सेंसरी फाइबर्स है दे आर कनेक्टेड विद द प्रीटेक्टल न्यूक्लियस. उसका फंक्शन यहाँ पे मिड ब्रेन के ऊपर. अब आता है आपका सिरेबेलम. यस करो, रीड करो. Cranial fossa and medulla. It coordinates voluntary movement of the body. Relations: anterior, fourth ventricle, pons and medulla. Posterior, inferior, squamous occipital bone. Inferior, tentorium cerebellum. Full stop. अब क्या करो, 1 मिनट के लिए दरवाजा खोल के उनको अंदर ले लो ताकि न्यू टॉपिक शुरू हुआ है तो यहाँ से वो अटेंड कर सकते बेचारे. अपने को तो सबको प्यार ही करना पड़ता है, ऐसा है. सॉरी, हाँ देख लो जब तक डायग्राम. 1 सेकंड भी आपकी नजर नहीं हटनी चाहिए, है ना. हम इतने वीक नहीं होने चाहिए कि बस जब तक वो जानवरों की तरह वो उसको डंडी लेके मारते रहते हैं तब तक जानवर भागते रहते हैं. तो जब तक टीचर बोल रहा है तभी तक ध्यान है. बाकी टीचर ने शांत हो गए तो अपन सोचने लगे इधर उधर फालतू में कुछ भी. तो ये सुंदर डायग्राम यहाँ पे पॉन्स दिख रहा है, मेडुला दिख रहा है नीचे और पोस्टीरियरली सेरेबेलम दिख रहा है. क्योंकि मेरे लिए चैलेंज क्या है कि एक ही इसमें पूरा ब्रेन भी दिखाना है और दूसरी डायग्राम में उसका हाफ सेक्शन रहता है, ऐसा है. और वो हाफ सेक्शन में फिर आपको वहां पे सेरेबेलम दिखता है, फिर पॉन्स, मेडुला, फोर्थ वेंट्रिकल, ऐसा है. हाँ सेकेंड ईयर के सब लोग विदिन टाइम आए, हमारे खूब बैठे हैं. मतलब बॉयज लोग भी, नए लोग भी हैं. सलाम हुसैन जैसे. ऑल राइट. तो ये पोजीशन है ना. एनाटॉमी कैसा है, पूरा विजुअलाइजेशन है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि शब्दों में, वर्ड्स में नहीं है एनाटॉमी, स्ट्रक्चर में है. कि भाई जब मैं बोलता हूँ सेरेबेलम तो मेरे आंखों के सामने ये आना चाहिए. ये नहीं कि CEREBELLUM, वो नहीं, उसमें कोई मतलब नहीं है. ये दिखना चाहिए. और बहुत बेसिक सब्जेक्ट है. अभी मैं थर्ड ईयर में पढ़ाता हूँ, फाइनल ईयर में पढ़ाता हूँ.
हर डिसीज, यहाँ का कोई डिसीज हो जाता है तो वो डॉक्टर को ये दिखना चाहिए पहले, तो पहले एनाटॉमी आता है कि ये है क्या चीज। तो उन्होंने क्या कहा कि सेरेबेलम के एंटीरियरली फोर्थ वेंट्रिकल है, वो तो सबसे पहले दिख रहा है, और पॉन्स है और मेडुला है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने स्टूडेंट ऐसा समझ के उसको लिखे कि भाई 2 सेकंड के लिए वो डायग्राम को मैंने हटा दिया वहां से, अभी अभी कुछ नहीं आपके सामने ये। और ये जो बड़े से बड़े डॉक्टर होते हैं, कोई बॉम्बे हॉस्पिटल का हो या जे हॉस्पिटल का हो, कोई एमएस हो एमडी हो, ये सुंदरता है कि हमको वो चांस मिला है, वो पूरा उनका सिलेबस पढ़ने का एमबीबीएस का, डिग्री कोई भी हो आपकी, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट क्या विजुअलाइज करेगा ऑपरेट करते समय, यही ये जो आज आप पढ़ रहे हो। कोई हल्का भारी नहीं है उसमें कि आपको वो नहीं है उसको वो है, ऐसा कुछ नहीं। तो टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी कि जब अब वो डायग्राम आपके सामने नहीं है ना, अब आपको विजुअलाइज होनी चाहिए। ओके, सेरेबेलम की बात कर रहे हो सर आप, वो ऐसा पीछे सेरेबेलम है सर, उसके आगे फोर्थ वेंट्रिकल है, फिर पॉन्स आता है सर, फिर मेडुला आता है। और ये अभी के लिए नहीं, 50 साल के लिए, 15 साल के बाद भी अगर मैं तुम्हारे क्लिनिक में हो तो क्या हुआ सर, इंजरी हुई सेरेबेलम को, ओके वो पढ़ाया था ना सर आपने, सेरेबेलम वो फोर्थ वेंट्रिकल को प्रॉब्लम आया होगा सर वहाँ पे, तो फिर पॉन्स का भी ऐसा होगा, मतलब ऐसे दैट इज द प्रैक्टिस। ये तलमड़ होती है मेरे अंदर से कि हमारी फैकल्टी ऐसी नहीं है कि बीकॉम बीएससी की जैसे एग्जाम खत्म हो गए काम खत्म हुआ। इंजीनियरिंग के बच्चे भी बस आए दिन वो एक टर्म चलती रहती है, उस टर्म में उतने सब्जेक्ट हो गए कि खत्म बात। मुझे अच्छा नहीं लगता वो, आजकल दुनिया ऐसे ही चल रही है। बस अभी अभी की जो टर्म है 4 सब्जेक्ट निकालने, बस कैसे तो ये टिकट निकालने बस। वो ये नहीं सोच रहा कि मेरे को जिंदगी भर के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, कि मैं प्रोफेशनल हूँ इसमें। आप ही बताओ ना उसका पर्पस क्या है इस नॉलेज का, एग्जाम देना पर्पस है या मेडिकल प्रैक्टिस करना पर्पस है, मतलब एक्सपेक्टेड कुछ भी स्ट्रक्चर हो, फिर वो यूटेरस हो ओवरी हो, हर एक चीज है ना। ओके, तो उस एंगल से आपने देखा। फिर एंटीरियरली फोर्थ वेंट्रिकल पॉन्स एंड मेडुला, पोस्टो इन्फीरियरली स्क्वैमस ऑक्सीपिटल बोन। स्क्वैमस मींस उसका लोअर पार्ट, कि भाई ऑक्सीपिटल बोन तो है ही, आप पीछे हाथ लगाएंगे तो ऑक्सीपिटल बोन ही मिलता है, लेकिन ऑक्सीपिटल बोन का जब लोअर पार्ट है तो उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में स्क्वैमस ऑक्सीपिटल बोलेंगे। और सुपीरियरली टेंटोरियम सिरे बेलाए। अब टेंटोरियम मतलब टेंट, और सेरेबेला मतलब सेरेबेलम, सेरेबेलम के ऊपर जिसने टेंट फॉर्म किया, ऐसा वो, इसके लिए उसका नाम उन्होंने रखा टेंटोरियम सेरेबेला, ऐसा। तो टेंटोरियम सेरेबेला यहाँ प्रेजेंट रहेगा, इस गैप में से उन्होंने निकाल दिया है, विच सेपरेट्स द सेरेब्रम फ्रॉम द सेरेबेलम। देख लो यहाँ पे एक डायग्राम कल दिखाई भी थी मैंने आपको डूरा मैटर की, याद है क्या, अंदर का डिसेक्शन हमने देखा था। हाँ, अब इस डायग्राम में हमको ऐड करना है सेरेबेलम को, ये ऐसे 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 ऐसे, है ना। 2 मिस्टेक्स है इस डायग्राम में, बल्कि 3 है। हम्म हम्म वो तो खैर मिडवेन का है, वो तो मिस्टेक पहले बता दी, लेकिन अभी जहाँ सेरेबेलम चल रहा है ना, यहाँ पे रोमन में फोर्थ वेंट्रिकल आना चाहिए सबसे पहले, और इधर पॉन्स आना चाहिए। इतना बड़ा मिस्टेक है कि पॉन्स का नाम ही नहीं है और मेडुला का नाम नहीं है। और इसके लिए आपको मैंने यहाँ पे डिसेक्शन दिखाया ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये ओरिजिनल फोटो ऐसी ही है। ये सब 20 नंबर फोर्थ वेंट्रिकल है, और फिर ये पेंसिल से हम इसको ऐसे दिखाते हैं, पूरा तो नहीं दिखा सकते,
दिखाएंगे तो और अच्छा है, लेकिन ये ऐसे ऐसे zigzag ऐसा करके यहाँ तक उसको छोड़ देते हैं। एक्सटर्नल फीचर में टू सेरेबेलर हेमिस्फीयर दे आर यूनाइटेड टू ईच अदर थ्रू द वर्मिस। हाँ, इसके कीवर्ड लिखना शुरू करो, नहीं तो फिर नींद आएगी आपको। कि अब हम लोगों की आवाज एक लेयर में ऐसी चलती है कि वो सामने वाले को नींद आ जाती है, बोलने की आदत रहती है हमको। सेरेबेलर हेमिस्फीयर, नेक्स्ट वर्मिस, नेक्स्ट सुपीरियर सरफेस, नेक्स्ट inferior surface, next vallecula, next deep notch, अब क्योंकि ये 10 मार्क का क्वेश्चन है तो अच्छे से इसको करना पड़ेगा आपको। सारी फैकल्टी में ये इंपॉर्टेंट है, बीपीटीएच हो, बीडीएस हो, पीएचएमएस हो, एमबीबीएस हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, उनका जो सिंपल डायग्राम है बीडीसी का वो ऐसा है। दो हेमिस्फीयर्स दिखाए जाते हैं और वर्मिस लाइक अ बटरफ्लाई, सिंपल। बटरफ्लाई का जो बीच में का बॉडी होता है वो वर्मिस है, और दोनों साइड के जो विंग्स होते हैं वो है उसका हेमिस्फीयर। बेसिकली ऐसा दिखता है वो, लेकिन ऐसा है नहीं। वो एक्चुअली ऐसा है, वो कंप्लीट सेरेबेलम अगर आप देखें ना तो अपने आप पे फोल्डेड, आप उसको सामने से देख रहे हो अभी। और ये जो डीप नॉच आपको दिख रही है ना, इसमें बैठा है पॉन्स और मेडुला। तो रियलिटी एक अलग चीज होती है, ठीक है। अब इसको ऐसा करके सुपीरियर एंगल से देखेंगे सिर्फ, मतलब आधा जो ऊपर का दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर का आधा, ये आपका मन कर रहा है कि मैं ऊपर का पार्ट देखूं, तो वो ये है। ऐसे ऊपर से फोटो लिया आपने और फिर आपको लग रहा है कि सर आप नीचे का दिखाओ, इसको ऐसा नीचे से घुमा के दिखाओ, तो वो ये है ना। घूम गया ना आपके सामने, देखो फिर से ऊपर, फिर से नीचे, ऊपर, टड़ाएंगे, नीचे, टड़ाएंगे, ऐसे। सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस किस एंगल से बोला वो आपने को समझ में आना चाहिए। लिखा तो उन्होंने बराबर है, लेकिन वो स्टूडेंट को दिखा नहीं रहे वैसा। वो ऐसे सिंपल वर्टिकल डायग्राम में इसमें समझ में नहीं आएगा कि सुपीरियर सरफेस इन्फीरियर सरफेस कौन सा है, कभी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए लेक्चर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका इंपॉर्टेंट काउंट नहीं कर सकते हम लोग। जिंदगी भर वो स्टूडेंट उस चीज को कभी नहीं समझ पाएगा अगर करेक्ट टीचर नहीं है तो। वो फर्स्ट सिर्फ एक महीने के एग्जाम के लिए नहीं है बेटा, बहुत आगे की चीज है। तो ओरिजिनली वो ऐसा है, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, वर्मिस, ये दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं आपको अभी। ऑन इंफीरियर सरफेस डीप मीडियम नॉच है वैलिक्यूला, तो ये उसका इंफीरियर सरफेस, यहाँ पे वैलिक्यूला इधर से भी दिखेगा और इसमें भी दिखेगा, ये इंफीरियरली वैलिक्यूला। एंटीरियर सरफेस में एक डीप नॉच है, वो ये है, दो नॉचेस है। और इसके लिए कीवर्ड्स सीक्वेंस में आपको लिखाता हूँ ताकि आप उसको भी ज्वाइन करो तो भी टॉपिक रिवाइज हो जाता है बाद में आपका, कि इसके बाद में क्या आया था, इसके बाद में कौन सा पॉइंट था। देन ईच हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स, 3 मेन लोब्स है उसमें। दैट इज एंटीरियर लोब लाइज ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस। अब नेक्स्ट कीवर्ड है आपका एंटीरियर लोब। मिडल लोब, नेक्स्ट है मिडल लोब। और नेक्स्ट है फ्लॉक्यूलो नॉडुलर लोब, FLOCCU
LONODULAR, flocculonodular lobe। तो 3 लोब्स के नाम आपके पास वहां पे आ गए। और फिर लिखो फिशुरा प्राइमा। फिशुरा प्राइमा। नेक्स्ट है पोस्टेरोलैटरल फिशर, दूसरा फिशर, पोस्टेरोलैटरल फिशर। लाओ एक पेज दो, ऐसे आधा कट करके, नहीं इसका दो ब्लैंक ऐसे। लगभग अब उसको इस तरह से इमेजिन करना पड़ेगा। अब ये सब जद्दोजहद क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में ऐसा है, और इसमें ये सुपीरियर सरफेस है और इंफीरियर सरफेस है, 2 हेमिस्फीयर है, एक वर्मिस है बीच में, ये सारी चीजें दिखानी होती है। और उसके बाद लोब्स,
के लिए सुपीरियर सरफेस पे एक फिशर आएगा, फिशुरा प्राइमा। तो वो ऐसा है। और फिशर मीन्स कट है, वो जो कट्स जो ऊपर दिखाया सर ने आपको, या ऐसे जो कट कट है ना। अब एक्चुअल में ऐसे बहुत सारे हैं, ये एक समझ लो आप, ये सब बोलना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो बहुत छोटे 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 डिफरेंट फंक्शनल एरियाज में ऐसे फिशर बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन वो आपको मेन फिशर बोलना चाहता है, ये समझ लो आप। उन्होंने बीडीसी में पर्टिकुलरली एक 10% पार्ट ही दिया है सिर्फ पूरा न्यूरो एनाटॉमी का। ऐसा कंसिडर किया है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल है, पोस्ट ग्रेजुएट में जाओगे तो पूरी दुनिया है वो न्यूरो एनाटॉमी, ये समझ लो। तो इसके लिए आपको इतने सारे फिशर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बोला गया है फिशुरा प्राइमा, एक फिशर आपको बताया गया। और ये सब अपने आप में छोटे छोटे लोब्यूल्स हैं, लेकिन आपको बोला गया एंटीरियर लोब, एक बड़ा लोब आप इमेजिन करो भाई। और फिर आप बोला गया कि आप इन्फीरियर सरफेस पे चले जाओ, तो इन्फीरियर सरफेस पे पोस्टरोलैटरल फिशर है। अब पोस्टरोलैटरल फिशर इज प्रेजेंट ऑन द इन्फीरियर सरफेस, बराबर। अब ये कैसे समझे, तो इसके लिए ये मॉड्यूल बनाया कि ऐसा कैसा विश्वास बैठे कि इन्फीरियर सरफेस पे, और एंटीरियर लोब इज प्रेजेंट ऑन द सुपीरियर सरफेस इन फ्रंट ऑफ फिशुरा प्राइमा। ऐसा सबके सब वर्ड सही बैठने चाहिए ना। मिडल लोब इज प्रेजेंट बिटवीन द फिशुरा प्राइमा एंड पोस्टरोलैटरल फिशर। हाँ, वो इतना बड़ा है कि कुछ हिस्सा उसका सुपीरियर सरफेस पे भी आता है, कुछ हिस्सा इन्फीरियर सरफेस पे आता है। ये तो कन्विंस होना मुश्किल था, लेकिन इससे वो आसान हो गया, सबसे बड़ा है। अब बीडीसी ने तुमको सीधा ऐसा करके दिखा दिया। अब उनका डायरेक्ट इंडिकेशन टीचर की तरफ रहता है कि भाई तुम समझाओ, टीचर ने समझाना चाहिए। ऐसा बात सही है, अगर इसको सही कर ऐसा सीधा करके डायग्राम निकालेंगे तो सही बात है, लेकिन वो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग है ना। एक्चुअल में ऐसा है कि बोलते हैं कि फ्लोक्युलोनोडुलर लोब इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ पोस्टेरोलैटरल फिशर ऑन द इंफीरियर सरफेस। अब वो कितना डिफिकल्ट सेंटेंस बन जाता है। मतलब वो फ्लोक्युलोनोडुलर लोब कैसा आना चाहिए, पोस्टेरोलैटरल फिशर के इन फ्रंट भी आना चाहिए, और वो इंफीरियर सरफेस पे भी होना चाहिए ऐसे। तो ये है वो सामने रियलिटी और ये पेपर। फिर ये एक डायग्राम हमने ऐसे बनाई थी, पॉन्स मेडुला फोर्थ वेंट्रिकल, एकदम पुराने डायग्राम मेरे 2001 2002 की जो स्टूडेंट थी, अभी भी उसके हैंड राइटिंग में वैसे ही है। उसके याद में फिर उसको मैंने चेंज ही नहीं किया, मैंने बोला चलो उसको वैसे ही छाप के वैसे ही चल रही है। इधर की पेडंकल दिखाया अलग अलग। Then subdivisions of cerebellum. Parts above the horizontal fissure from superior surface and parts below the fissure forms inferior surface. तो अब ये उन्हीं की लैंग्वेज में वो कैसे धीरे धीरे चेंज करते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल फिशर का नाम बीच में ला दिया। तो अगर पहले इंट्रोडक्शन में बता देते कि देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फिशर्स, फिशुरा प्राइमा, हॉरिजॉन्टल फिशर एंड पोस्टरोलैटरल फिशर, तो चलता था ना। तो तब उसका नाम नहीं लिया। एक्चुअली हॉरिजॉन्टल फिशर सबसे मेन है, क्योंकि वो सेपरेट कर रहे हैं सुपीरियर सरफेस इन्फीरियर सरफेस को। अब यहाँ पे बोल भी रहे हैं हॉरिजॉन्टल फिशर फॉर्म्स सुपीरियर सरफेस एंड पार्ट बिलो द फिशर फॉर्म्स इन्फीरियर सरफेस। cerebellum is subdivided into numerous small parts by fissures. अब तीसरी बात वही बोल रहे हैं कि भाई आप कई सारे फिशर्स इमेजिन करो। some important fissures are horizontal fissure, then primary fissure, posterolateral fissure. The parts of the vermis are lingula, central lobule, culmen, declive, folium,
ट्यूबर, पिरामिड, यूहुला एंड नोड्यूल। तो फिर इसके लिए सेंटेंस बना, लालचंद कुड डाई फॉर टेरिलिन पैंट अननेसेसरीली। अब इसमें आप एक समझ लो पहले कि सब डिविजन्स पे जो पॉइंट आता है उसमें खुले तौर पे आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर सर ने दिखाया ना, वैसे बहुत सारे फीचर्स लेने पड़ेंगे आपको अभी। समझ रहे हो आप? अब ऐसे बहुत सारे लेने पड़ेंगे आपको, और उसमें जो भी फीचर जाता है वो फीचर वर्मिस को भी सेपरेट करता है। तो यहाँ पे फिर आपको लालचंद कुड डाई फॉर टेरिलिन पैंट अननेसेसरीली। तो सुंदरता ये है कि भले ही मुझे उसके नाम याद आ रहे हो नहीं आ रहे हो, लेकिन पहला अल्फाबेट उधर लिख देना है आपने। तो वो इतने छोटे छोटे पार्ट में वर्मिस डिवाइड हुआ है। अभी तो हेमिस्फीयर की बात ही नहीं कर रहे हो, वर्मिस की बात कर रहे हैं, समझ रहे? सेंट्रल पार्ट की बात कर रहे हैं। और फिर वो आपको ऐसा दिखेगा। तो L फॉर लिंगुला, C फॉर सेंट्रल लोब्यूल, अगेन C फॉर कल्मेन, D फॉर डेक्लाइव, F फॉर फोलियम, T फॉर ट्यूबर, P फॉर पिरामिड, U फॉर यूहुला एंड N फॉर नोड्यूल अननेसेसरीली। अब यहाँ पे भी उन्होंने क्या है ना, एक साइड का हेमिस्फीयर दिखाया है, दोनों साइड का हेमिस्फीयर चाहिए था। अब ये फीचर्स जैसे सर ने इधर से दिखा दिया ऐसे, तो यहाँ भी छोटे छोटे सब डिविजन्स हो गए ना। इसको वो बोलेंगे सब डिविजन्स ऑफ हेमिस्फीयर, इसको बोला था सब डिविजन्स ऑफ वर्मिस, ऐसा। इसके लिए धीरे धीरे से लेना पड़ता है एनाटॉमी। तो उसके लिए सेंटेंस है, ऑल क्वालिटीज शुड सर्व सफिशिएंटली बाय ट्राइंग फर्दर फ्लॉक्यूलस। समझे? ए फॉर उसमें का, उसमें भी ऐसा ही लिखने का जैसे हमने इधर लालचंद लिखा था। तो ए फॉर आला, क्यू क्वालिटीज, क्यू फॉर क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल, should serve sufficiently, S. S for simple lobule, S for superior semilunar lobule, again S for inferior semilunar lobule. By trying, by means biventral lobule, T for tonsil, further F for flocculus, ये भी उसी का पार्ट है हेमिस्फीयर का। ग्रेसाइल लोब्यूल उसमें से छूट गया है। अगर उसमें आपको कोई नया सेंटेंस सूझे तो मुझे बताओ आप। ग्रेसाइल लोब्यूल इसमें नहीं आता है, सालों से यही ऑल क्वालिटी शुड सर्व सफिशिएंटली बाय ट्राइंग फर्दर। मतलब क्या हुआ कि बहुत एक साइड से सर ने बेचारे ने बहुत मेहनत ली दिन भर की कि कैसे समझाओ इनको, इनको एक महान इंसान जबरदस्ती बनाना ही है। और 7, 8, 10 डिस्टिंक्शन, ना जाने 10, 12 कितने डिस्टिंक्शन की लिस्ट हो गई उस दिन। फिर उसके बाद आयशा को बुलाया, उसको बोला तुम बोर्ड पे लिखो। तो इधर से बिल्कुल ठोक बजा के कर रहे सर, लेकिन बच्चे इतने मासूम है, इतने छोटे उम्र के हैं कि सब उनका बाउंसर जा रहा है सिर के ऊपर से कि ये बातें हमको क्यों बोल रहे हैं। बच्चों को पता ही नहीं अभी कि मतलब क्या वैल्यू क्या है, मनी की वैल्यू क्या है, मिलियनियर्स बनने का वैल्यू क्या है, किसी के पास बड़ा सपना ही नहीं है। तो ये सेंटेंस उसके बारे में है, ऑल क्वालिटी शुड सर्व सफिशिएंटली बाय ट्राइंग फर्दर। एक बीज रूप में आज भले आपको नहीं समझ में आ रहा हो, 20 साल के बाद वो आपको समझ में आएगा कि ये चीजें जो सर ने बताई थी ये जिंदगी में धीरे 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 आने की थी, ये एक रात की नहीं थी, इसमें तपस्या करनी पड़ती है आपको। आप थोड़े अच्छे बनते हो, जैसे आप अभी थोड़े टाइम पे आने लगे तो थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ आपके अंदर। आज आप एकदम महान इंसान नहीं बन गए, आप महात्मा गांधी नहीं बन गए, आप विवेकानंद नहीं बन गए, लेकिन कुछ तो बन गया, कुछ तो बन गया।
जो कल थे उससे थोड़ा बेटर हुए आप। अगर घर पे होते तो सो जाते आप। इतना एग्जैक्टली 6 बजे उठ के एक तो पढ़ते नहीं, और पढ़ने को बैठे तो आपको नींद आती थी। लेकिन यहाँ एक फायदा ये होता है कि सामने वाला इंसान हमको रेडीमेड पढ़ा देता है, तो वो एक थोड़ा सा एफर्टलेस पढ़ाई बोलते हैं इसको, क्योंकि अकेले हम बैठे तो बोर हो जाते हैं ना। तो सर समझाते भी है, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है, कुछ चेंज करके बताते हैं, तो चलते रहता है। ठीक है भाई, ऐसे बैठ सकता है इंसान गप्पे सुनते सुनते ऐसे। तो ऑल क्वालिटी शुड सर्व सफिशिएंटली बाय ट्राइंग फर्दर, ये जिंदगी में हमेशा याद रखना है। वो सारे डिस्टिंक्शन में उसको आने के लिए ये डिस्टिंक्शन उसमें और इम्पोर्टेंट है फिर, कि सर ये आप इतनी बड़ी बातें बोल रहे हो, ये तो दिमाग में आप बोल रहे हो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं ना सर, मैं कैसे करूँ आज सब छोड़ छाड़ के, सब इतना इंटीग्रिटी ये सब। तो उसको ये समझाना चाहिए कि इतना सा करने का रोज, आज टाइम पे उठो, कल ये करो, 5 मिनट का मेडिटेशन करो, सिर्फ 5 मिनट का। तुम 5 मिनट का करते रहेंगे ना, 1 महीना 2 महीना 3 महीने, तो तुम्हारे अंदर इतनी इंप्रूवमेंट हो जाएंगी कि तुम अपने आप 10 मिनट पे चले जाएंगे। अच्छाई को खींचती है। मैंने फोरम स्टार्ट किया और फोरम में उनको केसेस वगैरह एक्सप्लेन किए, तो वो एक पॉजिटिव डिसीजन था मेरा। उसके बाद फिर अचानक मन में आया कि फिर इनको हम डायरेक्ट केसेस दिखा सकते हैं, हम कैंप ले सकते हैं। तो 100 केसेस दिखा दिए। जहाँ एक दिन में एक केस देखने को मिलता है, तो वहां पे 100 केस एक दिन में मिले। तो एक अच्छा कदम दूसरे अच्छे कदम को खींचता है। दिस इज सीक्रेट। अब पर्सन का क्या प्रॉब्लम है कि वो अच्छे कदम उठाने को ही डरता है, उसको लगता है बापरे इतकं चांगलं वागावं लागेल आपल्याला, मग खोटं बोलताच येणार नाही आपल्याला, तर मग असं प्रॉमिस केल्यावर तसं नसतं ते। तो ऑल क्वालिटीज शुड सर्व सफिशिएंटली बाय ट्राइंग फर्दर। तो these are the subdivisions of hemisphere. नेक्स्ट हेडिंग आता है मार्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डिविजन्स। द आर्च सेरेबेलम made up of flocculonodular lobe and lingula. Function control tone, posture and equilibrium. इस हेडिंग में आपको ये पर्टिकुलर बताना है कि विच पार्ट इज रिलेटेड विथ विच फंक्शन। ऐसा है। ऊपर तो आपने छोटे छोटे पार्ट्स के नाम बता दिए। फिर से जैसे मैंने आपको बोला कि ये पीजी लेवल पे अभी इसके बहुत बहुत सारा डिस्क्रिप्शन, पूरा बुक मिलेगा आपको सेरेबेलम के ऊपर, लेकिन उसको एक पेज में अंडर ग्रेजुएट के लिए उन्होंने ये कर दिया कि छोटा सा मेन पार्ट का नाम बता दिया, आर्ची सेरेबेलम, और आर्ची सेरेबेलम में flocculonodular lobe and lingula. Then paleo cerebellum made up of anterior lobe and pyramid and uvula of vermis. मतलब हेमिस्फीयर का कौन सा पार्ट? एंटीरियर लोब। और वर्मिस का कौन सा पार्ट? पिरामिड एंड यूवुला। ऐसा लगभग फंक्शन सेम है, कंट्रोल टोन, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, लेकिन बॉडी के अलग अलग पार्ट के लिए ऐसा है। तो सेम ही फंक्शन होता था, फिर उसको रखने की जरूरत क्या थी? न्यूओ सेरेबेलम, अब न्यूओ के नाम में ही न्यूओ है, तो न्यूओ मीन्स न्यू। ऐसा बोलते हैं कि साइंटिस्ट को ये लास्ट कुछ सालों में पता चला है, पहले डिस्क्रिप्शन में नहीं था एनाटॉमी का, 1950s के बाद पता चला है, तो इसके लिए न्यूओ नाम रख दिया उसका। तब तक ऐसा माना जाता था कि ये भी उनके साथ ही काम करता है, लेकिन इसका फंक्शन है कोऑर्डिनेट्स वॉलंटरी मूवमेंट सो दैट दे आर स्मूथ, बैलेंस्ड एंड एक्यूरेट। थोड़ा सा एडिशन हुआ इसमें कि जो उस दिन हम बात कर रहे थे कथक डांस और भरतनाट्यम डांस और उसके छोटे छोटे मसल के मूवमेंट, स्मूथ, बैलेंस्ड एंड एक्यूरेट, है ना। वो आपका अल्लू अर्जुन और आपका प्रभुदेवा, इनके जैसे डांसर में ये पार्ट बहुत पावरफुल होना जरूरी है। दैट वॉलंटरी मूवमेंट मस्ट बी स्मूथ, बैलेंस एंड एक्यूरेट। उसका डांस फेमस है ना अर्जुन का, बहुत बच्चे सब उसको कॉपी करते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो कुछ भी क्लासिकल नहीं है वो अर्जुन के अंदर, ना उसने क्लासिकल कभी सीखा है, लेकिन दुनिया ऐसे लोगों की हो गई आजकल, सब फालतू आके 5-10 गुंडों को मार दिया, उसको मिलियंस लाइक मिल जाते हैं। वो हमारे जैसे एनाटॉमी टीचर कोने में बैठ के रह जाता है, समझता नहीं है दुनिया किसके पीछे भाग रही। कनेक्शंस ऑफ सेरेबेलम। सेरेबेलम इज कनेक्टेड विद द मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला बाय सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर सेरेबेला पेडंकल। इसका भी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन पहले हुआ रहता है। सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल
इट कनेक्ट्स मिड ब्रेन विद द सेरेबेलम। हाँ, तो यहाँ पे डायग्राम फिर शायद इसीलिए दिखाए होंगे कि मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। तो यहाँ से सुपीरियर पेडंकल आएगा, यहाँ से मिडल पेडंकल आएगा, यहाँ पे इंफीरियर पेडंकल आएगा, और उसके पीछे बैठा हुआ सेरेबेलम। और ये आपने डायग्राम। Afferent fibers anterior spinocerebellar and tectocerebellar. Again, tectum means midbrain, तो tectocerebellar. Afferent में जाने वाले, वहां से midbrain से जाने वाले, cerebellum के लिए वो आने वाले। Efferent fibers cerebello-ruberal, dentatothalamic, dentato-olivary and fastigio-reticular. चलो इसके लिए ना आपको न्यूक्लियस दिखा देते हैं। अब 2 मिनट रुक के एक चीज समझ लो कि जैसे मिड ब्रेन में आपने बोला था रेड न्यूक्लियस है, फिर कोई मेसेनकेफालिक न्यूक्लियस बोला था, कोई न्यूक्लियस ऑफ अक्यूलोमोटर ऐसा बोला था, तो वैसे सेरेबेलम में भी कुछ खास उसके नाम के न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस फास्टिजियाe, न्यूक्लियस ग्लोबसस, न्यूक्लियस एम्बोलिफॉर्मिस, न्यूक्लियस डेंटेटस, एक ऐसा भी बोल सकते हैं, और दूसरा ऐसा भी बोल सकते हैं डेंटेट न्यूक्लियस, फास्टिजियाe न्यूक्लियस, ग्लोबस न्यूक्लियस, एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो पहले 2 मिनट इसके लिए मैं शांत हो गया था, क्योंकि आप एक जैसी बड़बड़ भी नहीं कर सकते, कुछ चीजें समझनी होती है कि यार मैं न्यूरो एनाटॉमी पढ़ रहा हूँ, तो हर सेक्शन में कुछ नया न्यूक्लियस मेरे को मिल रहा है। अभी रेड न्यूक्लियस मिला था मिडब्रेन में, ओके, तो सेरेबेलम में भी कुछ न्यूक्लियस होंगे जो कि ट्रैक्ट को रिसीव करना, ट्रैक्ट को भेजना, उसका काम होगा, ओके। तो ऐसे कितने हैं? 4, ओके। तो इसको कैसे याद रखें? तो इस तरह से याद रखना कि ये बाकी सबसे अलग है, इसके जैसे नाम दूसरे किसी में नहीं मिलते आपको। उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एकदम सुंदर है, ऐसा लगता है कि हम अभी अभी लंदन जाके आए। तो उस तरह से आप उसको प्रोनाउंस करना है। कैसे? सपोज न्यूक्लियस डेंटेटस, यहां से एपिग्लोटिस से, है ना, न्यूक्लियस डेंटेटस, न्यूक्लियस फास्टिजियाe, न्यूक्लियस एम्बोलिफॉर्मिस। मतलब यार ऐसा लगता है कि यार ऐसे वर्ड तो सुने ही नहीं, अभी तो सिंपल सिंपल क्या है, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, फ्रैक्टल नोडुलर लोब, फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर, बहुत ही कॉमन से वर्ड थे। लेकिन देखो इसका न्यूक्लियस ग्लोबोसस, न्यूक्लियस एम्बोलिफॉर्मिस, न्यूक्लियस फास्टिजियाe, तो कुछ अलग है उसमें। अपने ब्रेन को बताओ कि कुछ खास है उसके नामों में, क्योंकि स्पेशल है भी वो। सेरेब्रम के बाद नंबर 2 पे वही आता है, सेरेबेलम। तो ये एक स्टेप इंपॉर्टेंट थी कि मुझे न्यूक्लियस के नाम याद रखने जरूरी थे, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि फाइबर्स न्यूक्लियस के नाम पर ही फाइबर्स के नाम भी होते हैं, ट्रैक्ट भी वहीं से निकलती है, ट्रैक्ट आती भी वहीं पे है। तो अब ये हो रहा था कि मिड ब्रेन से उसके तरफ आने वाले फाइबर्स सेरेबेलम की तरफ, फिर से ये आपका मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। मिड ब्रेन से एक रास्ता निकला, पॉन्स से एक रास्ता निकला, मेडुला से एक रास्ता निकला, और फिर पहले तो पॉन्स के पीछे आपने क्या किया, सेरेबेलम को रख दिया।
और एक रास्ता यहाँ से भेज दिया, दैट इज इंफीरियर पेडंकल। एक रास्ता यहाँ से भेज दिया, एक रास्ता ऊपर से आएगा मिड ब्रेन से। पहले आपको यह समझना होगा, ठीक है। फिर जैसे आपके न्यूक्लियस दिख रहा है, कुछ कुछ बीच में से न्यूक्लियस इमेजिन करने होंगे आपको। अब इस रास्ते से क्या होता है कि फाइबर्स आते हैं इसकी तरफ, एफरेंट्स, और फाइबर्स जाते भी है इस रास्ते से, एफरेंट्स। ये सेरेबेलम के लिए लिख रहे हो आप, तो सेरेबेलम के लिए एफरेंट, सेरेबेलम से इफरेंट, ये स्टेप समझा आपको। फिर वहां से मैं न्यूक्लियस पे गया, क्योंकि मैं टॉपिक पढ़ा था वैसे ही हूँ जैसे मैंने याद रखा था, ये मेरी खास बात है। अभी भी मुझे वैसे कि वैसे मेरा एनाटॉमी फर्स्ट ईयर का याद है कि हमने क्या लॉजिक लगाया था कि मिड ब्रेन की तरफ जाने वाले जो मतलब इफरेंट्स है, उसमें उसके न्यूक्लियस के नाम आएंगे, और ये सिर्फ इसमें ही होता है, सुपीरियर पेडंकल में ही होता है, मिडल या इन्फीरियर में नहीं होता है। और उसकी वजह से फाइबर्स गोज फ्रॉम द न्यूक्लियस डेंटेटस, न्यूक्लियस फास्टिजियाe, वहां से जाने वाले फाइबर्स। अब बाद में आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और डायग्राम ड्रॉ करके उसमें ये फाइबर्स डालेंगे आप, सिरेबेलो रूब्रल, डेंटेटो थैलेमिक, डेंटेटो ऑलिवरी, फैस्टिजियो रेटिकुलर, मतलब न्यूक्लियस के नाम आ रहे हैं इस साइड में, न्यूक्लियस से फाइबर निकल रहे हैं, ये डिजाइन फॉर्म हुआ है ना। उस रास्ते में आपको थोड़ा सा उसको और बड़ा, अगर आपने कर दिया, बड़ा रास्ता बना दिया, तो वहां से आने वाले 2 है और जाने वाले 4 है। सीधा खेल ऐसा है, वो जो आने वाले 2 है वहां पे एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर एंड टेक्टोसेरेबेलर, वो भी याद रखने के लिए इजी है, क्योंकि मिड ब्रेन से लिख रहा हूं मैं, तो मिड ब्रेन का कुछ तो भी नाम सोचू 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 सोचू, उसके नाम से कुछ तो भी टेक्टो सेरेबेलर ऐसे। फिर दूसरा इजी है, मिडल सेरेबेलर पेडंकल, एक दूसरा रास्ता है जो कि बिटवीन द पॉन्स एंड सेरेबेलम है। तो ओनली एफरेंट फाइबर से इसमें कोई टेंशन ही नहीं आपको। अभी सर क्यों बोल रहे थे इतना नाम ले लेके न्यूक्लियस का, इधर नाम ही नहीं आएगा अभी वो, ऐसा है। So there is no competition, no confusion between pons and middle peduncle and superior peduncle. मिडल पेडंकल सिर्फ एक ही काम करता है, कॉर्टिको पॉन्टो सेरेबेलर पाथवे का पार्ट है, तो सिर्फ इफरेंट ही उसके लिए काफी है, उसमें बड़ा काम करता है। अगर बड़ा सा फिर यहाँ पे ऐसा एक रास्ता बना देता हूं मैं, तो जो भी फाइबर्स ऊपर से आए थे उनको भेजने का ही तो काम कर रहा है सिर्फ, तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ पे पोंटाइन न्यूक्लिया थे और बाद में फिर नाम उसने बदल दिया पॉन्टो सेरेबेलार, बस सिर्फ यही फाइबर्स है ना, दूसरा कुछ है ही नहीं ना वहां पे। एक्चुअली पाथवे कौन सा है, कॉर्टिको पॉन्टो सेरेबेलर, ठीक है। इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल, नाम से आप समझ गए, इट कनेक्ट्स मेडुला विद द सेरेबेलम। तो पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेबेलर, क्यूनियो सेरेबेलर, पार ऑलिवो सेरेबेलर, रेटिकुलो सेरेबेलर, वेस्टिबुलो सेरेबेलर।
तो कुछ नहीं, क्या करना है कि नंबर 4, 5, 6 को याद रखो सिर्फ बस। अब ऐसा है कि ऑलिवरी न्यूक्लियस, ऑलिव वगैरह आपने मेडुला में देखा था, तो ऑलिव को याद रखोगे तो पार ऑलिव याद हो जाएगा। न्यूक्लियस क्यूनेटस भी आपने वहीं पे देखा था, ऑलिव सेरेबेलर, रेटिकुलो सेरेबेलर और वेस्टिबुलो सेरेबेलर। अब ऐसा है कि इफरेंट्स जो उल्टे सेरेबेलम से आएंगे, तो सेरेबेलो वेस्टिबुलर, सेरेबेलो ऑलिवरी, सेरेबेलो रेटिकुलर, 3 सीधे 3 उल्टे नाम। ये फॉर्मूला है इंफीरियर पेडंकल का। देन ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ, ये न्यूक्लियस तो मैंने आपको बता दिया। अप्लाइड इंपॉर्टेंट सेरेबेलर सिंड्रोम, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मस्कुलर हाइपोटोनिया, है ना। ये पूरे टोन, पोस्चर और इक्विलिब्रियम मसल का मेंटेन करती है सेरेबेलम। मतलब ये बॉटल हाथ में ऐसे उठाना है आपको, तो उसके लिए भी एक टोन, पोस्चर और इक्विलिब्रियम लगता है। जिसके हाथ में ताकत नहीं उसके हाथ से गिर जाएगी वो बॉटल नीचे ऐसे। तो मस्कुलर हाइपोटोनिया। और फिर इंटेंशन ट्रेमर्स। इंटेंशन मीन्स जब आपका इंटेंशन है, आपका जब ध्यान है, जब आपने चाय पीने के लिए एक ग्लास को उठा लिया, तब मतलब आप कुछ चीज उठा रहे हो ना ध्यान से, तब ट्रेमर्स होते हैं उसमें। ये ओल्ड एज में होता है, सेरेबेलर एट्रोफी में उनकी वो बशी, कब कब बशी वगैरह हिलती है। तो दैट इज इंटेंशन, क्योंकि ऐसे खाली बैठे तो कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रहे ना वो। लेकिन यहाँ वो ग्लास उठाने का इंटेंशन है ना, ऐसा है ना, फिर वो उठाएंगे तब। inability to do rapid and regular alternating movements like pronation, supination, nystagmus to and fro movements of eyeball while looking to either side, and scanning and ऐसे एक्सप्लोजन हो रहा है जैसे, तो वो स्फुटम उड़ता है उनके बात करते समय से। तो कुछ ऐसे कुछ बेचारे बूढ़े लोग ऐसे एक्सप्लोजन ऐसे, ऐसा लगता है जैसे एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन, स्कैनिंग और जर्क की स्पीच, झटके से आने वाला और टूट टूट के आने वाला, जैसे स्कैनिंग मीन्स टूट टूट के, है ना। न्यूज़पेपर में जो कोई फोटो आता है ना, उसमें स्कैनिंग होती है, उसमें एकदम माइक्रो बारीक 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 स्क्वायर होते हैं, और ऐसे हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर बन के एक डायग्राम बनती है कंप्यूटर में। तो वो यहाँ पे वैसा स्कैनिंग स्पीच जा रहा है, उसको टूट 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 के सब्जेक्ट क्लिक। और अटैक्सिक गेट, जैसे दारू पीने के बाद आप, है ना, लॉस ऑफ बैलेंस हो जाता है, तो वो सेरेबेलम के ऊपर एक्ट करती है दारू। तो ये था आपका सेरेबेलम। ठीक 7:28 हुए। आज है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, दो टॉपिक चलेंगे ब्रेन के। फोर्थ वेंट्रिकल, सेरेब्रम, थर्ड वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल। इस वीक में मेजोरिटी पार्ट कवर हो जाना चाहिए, टारगेट इधर से, और फिर शाम को सुपेक्स, तब सही रहेगा सब। ये वीक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए टाइम पे आना, टाइम पे सब करना हमारे लिए जरूरी है।